आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि भारत के संविधान में जो अनुसूचियों का वर्णन किया गया है वो क्या है, उनके विषय क्या है। मुख्यतः इसमें से प्रश्न यही बनता है कि जो अनुसूचियां वर्णित है उनके विषय किससे संबंधित है, किस बारे में उसमें लिखा गया है। और यही आज का टॉपिक है कि हमारे अनुसूचियों का विषय क्या है, हम उसका अध्ययन करेंगे। अनुसूचियों को समझने से पहले हम समझते हैं कि अनुसूचियां होती क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो समझिएगा कि जो अनुसूचियां हैं ये किसी विषय की पूरक होती हैं, अर्थात जैसे कि हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और वो बहुत बड़ा होता है तो हम उसका सिनॉप्सिस तैयार कर लेते हैं, उन्हें कम शब्दों में लिखने का प्रयास करते हैं ताकि उस पूरे सब्जेक्ट को हम समझ सकें। इसी प्रकार अनुसूचियों का भी निर्माण किया गया है। जो हमारा संविधान है वो बहुत ही बृहद है, बहुत बड़ा था, तो उसे बार बार पढ़ पाना मुश्किल था। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण विषय जो थे उन्हें अनुसूचियों में शामिल कर लिया गया ताकि इनका अध्ययन किया जा सके। अध्ययन की दृष्टि से इसे सरल बनाने के लिए अनुसूचियों का निर्माण किया गया है। ये अनुसूचियां जब हमारा मूल संविधान बना तब इनकी संख्या 8 थी। वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। जब हमारा मूल संविधान बना, संविधान बनकर तैयार हुआ, उस समय अनुसूचियों की जो संख्या थी वो केवल 8 थी और वर्तमान में इसकी संख्या 12 है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन नई अनुसूचियों को कब जोड़ा गया, इनके विषय क्या थे, तो इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। शुरू करते हैं कि अनुसूचियां जो हैं उनके विषय क्या है। तो देखते हैं प्रथम अनुसूची, जो हमारी पहली अनुसूची है भारतीय संविधान में वर्णित, उसका विषय है भारत के राज्य एवं संघ राज्य। मतलब भारत जिस क्षेत्र पर शासन कर रहा है, जिन राज्यों पर शासन कर रहा है, उसका वर्णन किया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद हम 1 से 4 तक देखते हैं कि भारत का प्रशासन किन किन राज्यों में है, कैसे वो उस पर शासन करता है। इसी को सरल बनाने के लिए हमने अनुसूचियों का निर्माण किया ताकि हम उसका अध्ययन बार बार कर सकें। तो याद रखिएगा, जो पहली अनुसूची है उसमें भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का भी वर्णन किया गया है। ये पहली अनुसूची है जो कि भारत के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। इसके बाद जब हम दूसरी अनुसूची में आते हैं तो इसमें संवैधानिक प्रमुख जितने भी संवैधानिक पद होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, ऐसे सभी संवैधानिक पदों के जो वेतन, भत्ते, पेंशन आदि सुविधाएं जो दी जाती हैं इन संवैधानिक प्रमुखों को, उसका वर्णन किया गया है अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में विभिन्न जो संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं जो भारत के, उनके पेंशन, भत्ते और जो आदि सेवाएं मिलती है उनका वेतन कितना होगा, पेंशन कितनी होगी, भत्ते क्या क्या मिलेंगे, इन सभी का वर्णन किया गया है अनुसूची 2 में। इसके आगे अनुसूची 3। तो अनुसूची 3 का जो विषय है वो इन्हीं संवैधानिक प्रमुखों के शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है कि उन्हें कौन शपथ दिलाएगा, शपथ की प्रक्रिया कैसी होगी, इन सभी चीजों का जो वर्णन किया गया है वो अनुसूची 3 में किया गया है। अर्थात अनुसूची जो 3 है वो संवैधानिक प्रमुखों के शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है कि उन्हें शपथ कौन दिलाएगा और कैसे दिलाएगा। इस नियमावली का वर्णन अनुसूची 3 में किया गया है। इसके आगे देखिए अनुसूची 4। ये 8 जो अनुसूचियां आप देख पा रहे हैं ये मूल संविधान की अनुसूची है और इसके विषय महत्वपूर्ण है। यहाँ से सिर्फ विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं क्योंकि इसमें संशोधन नहीं किया गया है, केवल 8वीं अनुसूची में संशोधन किए गए हैं, तो वहां पर हम देखेंगे, है ना। जो यहाँ से क्वेश्चन होते हैं वो मेन इनके विषय पर होते हैं, इनके संशोधन पर नहीं। 8वीं सूची से जो संशोधन हुए हैं उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर यहाँ से अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो बात करते हैं हम अपनी चौथी अनुसूची के बारे में, जो कि राज्यों के सीटों से संबंधित है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसा होगा, अर्थात कौन से राज्य से कितनी सीटें ली जाएंगी, इसका प्रावधान किया गया है अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 में राज्यसभा के नेतृत्व, राज्यसभा में राज्यों के नेतृत्व के बारे में चर्चा की गई है कि किस राज्य का कितना नेतृत्व होगा, कितने राज्यसभा के सदस्य वहां से चुने जाएंगे, अर्थात राज्यसभा कितने आवंटित सीटें उस राज्य को देती है। इस विषय पर चर्चा की गई अनुसूची 4 में, जहां पर राज्यसभा द्वारा राज्यों को आवंटित सीटों की चर्चा की गई है। इसके बाद देखिए अनुसूची 5। अनुसूची 5 सभी एसटी और एससी जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताता है कि उनका प्रशासन कैसे किया जाएगा, वहां पर नियंत्रण कैसे होगा, कौन रखेगा। जैसे कि राष्ट्रपति अपना प्रशासक नियुक्त करता है, राज्यपाल भी जिसे कहते हैं कई
संघ शासित क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से यही बताया गया कि उन एसटी और एससी क्षेत्रों को कौन बताएगा कि ये एसटी एससी क्षेत्र हैं, वहां पे नियंत्रण कैसे होगा, वहां का प्रावधान कैसा होगा, वहां का प्रशासन कैसा होगा। इस विषय पर चर्चा की गई है हमारी अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 का ही एक पूरक विषय अनुसूची 6। यहाँ पर कुछ विशेष एसटी एससी क्षेत्र हैं, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी क्षेत्रों के विषयों का वर्णन है, इन सभी क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन है कि यहाँ पर प्रशासन और नियंत्रण किस तरीके से किया जाएगा। ये दोनों ही जो है अनुसूची 5 और 6 ये एसटी एससी क्षेत्र हैं जो जिनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है अनुसूची 5 और 6 में। 6 की खास बात यह है कि इसमें त्रिपुरा, मिजोरम जैसे कुछ स्पेसिफिक, कुछ विशेष जो क्षेत्र थे उनका वर्णन किया गया है अनुसूची 6 में। त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका वर्णन किया गया अनुसूची 6 में। इसके बाद देखिए अनुसूची 7 जो है, अनुसूची जो 7 है वो सूचियों का वर्णन करती है कि समझिए कि सूची होती क्या है। पहले ये समझ लेते हैं कि सूचियां मतलब किस सूची का वर्णन। जो संघ और राज्य हैं इन दोनों को अलग अलग अपने क्षेत्रों का कानून बनाने का अधिकार है कि कुछ क्षेत्रों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कुछ क्षेत्रों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो इन दोनों की शक्ति में टकराव न उत्पन्न हो, इसलिए विषयों का कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा इसका विभाजन कर दिया गया। कुछ विषय जो है केंद्र सरकार को दिए गए, कुछ विषय जो है राज्य सरकार को दिए गए। इस प्रकार दोनों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया कि किस विषय पर कौन कानून बना सकता है। जो कुछ सब्जेक्ट बच गए उन्हें समवर्ती सूची में शामिल किया गया, अर्थात उन दोनों में कोई भी इस समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है। जो ये समवर्ती सूची होती है इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी दशा में केंद्र और राज्य दोनों ही एक ही विषय पर कानून बनाते हैं तो इस स्थिति में जो केंद्र का कानून होगा वो मान्य होगा, ठीक है। राज्य का कानून मान्य नहीं होगा, जो केंद्र का कानून है वो ही मान्य होगा यदि किसी एक ही विषय पर दोनों कानून बनाते हैं तब, ठीक है। तो इस प्रकार जो अनुसूची 7 है उसमें विषयों का वर्णन किया गया है। ये 3 सूचियां हो सकती हैं। पहली होती है केंद्र सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। जो केंद्र सूची के विषय है उस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, जो राज्य सूची के विषय है उस पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, और जो समवर्ती सूची उसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं। जब हमारा संविधान बना, हमारी अनुसूचियों का वर्णन किया गया, तो उस समय जो संघ सूची है उसमें 99 विषय थे और वर्तमान में इसकी संख्या 97 है। जब संघ सूची बनी तब इसकी संख्या थी 99 और वर्तमान में ये 97 विषय हैं इसके अंतर्गत जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जो राज्य सूची है इस पर जो विषय रखे गए थे वो वर्तमान में इसकी संख्या 61 है और जब मूल जो हमारी अनुसूचियां थी उनमें इसकी संख्या 66 थी, 66, और वर्तमान में ये 61 है। जब मूल संविधान बना तब इसकी संख्या 66 थी और वर्तमान में 61 है। इसी प्रकार जो समवर्ती सूची है इसकी मूल संविधान में संख्या 47 थी जो कि वर्तमान में 51 है। ये जो समवर्ती सूची की मैं संख्या बता रहा हूं ये उनके विषय हैं कि उनके कितने विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो जो मूल सूची थी उसमें 99, 66 और 47 विषय थे, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। और वर्तमान में इसमें 97, 61 और 51, 97 केंद्र, 61 राज्य और 51 समवर्ती सूची के विषय वर्णित हैं। ये थी सूचियां जिन पर हम इन सूचियों का विस्तृत अध्ययन देखेंगे। जब हम केंद्र और राज्य संबंध के बारे में चर्चा करेंगे तब वहां पर देखेंगे इन सूचियों के विषय क्या है और वहां पर कैसे कानून बनता है, इसके नियम क्या है कि किस प्रकार से कानून बनेगा, किसके कानून क्यों वैध होंगे, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताएंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ अनुसूचियां देख रहे हैं तो अनुसूची में याद रखिएगा कि उनके विषय कितने कितने हैं। इसके बाद हम मूल संविधान का जो अंतिम अनुसूची थी, मैंने बताया कि जो मूल संविधान था उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी, तो जो अंतिम 8वीं अनुसूची है वो कौन सी है अब इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा जो 8वीं अनुसूची है उसमें राष्ट्रीय भाषाओं का वर्णन है। जब मूल संविधान बना उस समय इसमें जो भाषाएं वर्णित है उनकी संख्या केवल 14 थी, 14 भाषाएं वर्णित थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 22 है, 22 भाषाएं हैं। अभी वर्तमान में इन राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या 22 हो गई है, जो कि भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में वर्णित है कि ये 22 भाषाएं कौन कौन सी होंगी।
जब मूल संविधान बना तो इसमें जो इसकी संख्या थी वो 14 थी। तो जो नई भाषाएं जुड़ी वो कब कब जुड़ी, उनमें कौन सा संशोधन किया गया, इस बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे बताया है कि ये कौन कौन सी भाषा कब कब जोड़ी गई। जो 8 अलग से भाषाएं जोड़ी गई हैं, 14 से इसे 22 बनाया गया है, तो वो किस प्रकार से है। तो देखिएगा कि जो पहली भाषा थी इन 14 के अलावा, मतलब जो 15वीं भाषा थी, उसे जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन करके, 21वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा, और ये भाषा थी सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था हमारे 22 भाषाओं में, जिनमें से एक थी सिंधी, जिसे 21वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा जोड़ा गया। इसके अलावा जब आगे इसमें भाषाएं जोड़ने का समय आया तो ये समय था 71वां संविधान संशोधन 1992। 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 3 भाषाएं, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 3 भाषाओं को स्थान दिया गया है 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और इस प्रकार अब जो भाषाएं थी उनकी संख्या 15, सिंधी को मिलाए 15, 16, 17 और 18, मणिपुरी 17, कोंकणी 18, मणिपुरी 16, कोंकणी 17 और नेपाली 18। इस प्रकार 18 भाषाएं हो गई। अब जो बची हुई इसको 22 भाषा करना है, 22 भाषाएं हैं, इसलिए जो 52वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, उसके द्वारा 4 भाषाओं को और जोड़ा गया इन राष्ट्रीय भाषाओं में। ये भाषाएं थी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। इस प्रकार कुल टोटल भाषाओं की संख्या हो गई 22। इस प्रकार 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं हमारे राष्ट्रीय भाषाओं में, जिन्हें राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है। ये मूल संविधान में इसकी संख्या 14 थी और वर्तमान में 22 है। हमने ये जो नए संशोधन करके जो भाषाएं जोड़ी गई हैं उनकी हमने चर्चा की है। इसके बाद हम बात करेंगे अनुसूची 9 के बारे में। अब हम उन अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे जो बाद में जोड़ी गई। अभी तक हमने देखी जो मूल संविधान में अनुसूचियां थी, अब हम बात करेंगे कि वे अनुसूचियां जो संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। तो ऐसी पहली अनुसूची 9वीं अनुसूची, जिसे पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। यह भूमि सुधार से संबंधित है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय जो भूमि उसकी अनियमितता थी, किसी के पास बहुत ज्यादा भूमि थी और किसी के पास कम थी। कई लोग भूमिहीन भी थे जिनके पास भूमि नहीं थी खेती करने के लिए। तो इसमें सुधार करने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया जिसे भूमि सुधार नियम के नाम से जाना जाता है। इस भूमि सुधार नियम के अनुसार सरकार ने अधिकतम सीमा तय कर दी जोत की, जहां पर खेती की जा सकती है उसे जोत कहा जाता है। जोत की अधिकतम सीमा तय कर दी गई सरकार के द्वारा, इसे भूमि सुधार कहा जाता है, जो कि 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची में जिसका वर्णन किया गया है ये 1951 में जोड़ी गई पहला संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें हदबंदी प्रथा के तहत जोत की अधिकतम सीमा तय कर दी गई थी। इसे कहा जाता है भूमि सुधार, जो कि 9वीं अनुसूची में वर्णित है। ये थी आपकी 9वीं अनुसूची। इसके बाद देखिए जो 10वीं अनुसूची है, ये दल परिवर्तन कानून से संबंधित है। दल परिवर्तन कानून, 10वीं अनुसूची जो है वो दल परिवर्तन कानून से संबंधित है। राजनीति में एक दौर ऐसा आया जब जो राजनीति है वो उसमें काफी उथल पुथल होने लगे। जो राजनीति के सत्ताधारी लोग थे वो अपना जो दल है वो परिवर्तित करना शुरू कर दिए, कभी इस दल में कभी उस दल में। केवल राजनीति की चाह में, पद की चाह में उन्होंने ऐसा किया कि बहुत ज्यादा उथल पुथल होने लग गए। लोग अपने दल को परिवर्तित करने लग गए, कभी दूसरे दल को ज्वाइन कर लेना कभी। तो इस संबंध में सरकार को एक कानून बनाना पड़ा जिसे दल बदल कानून के नाम से हम जानते हैं। इसी के संबंध में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और ये जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में। 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और इसके संबंध में नियम बना दिए गए और इस दल परिवर्तन को रोका गया और इसी नियम का वर्णन किया गया है हमारी 10वीं अनुसूची में, जो कि दल परिवर्तन से संबंधित है। ये थी हमारी 10वीं अनुसूची। इसके बाद देखिए जो 11वीं अनुसूची है, जो 11वीं अनुसूची है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पंचायती राज से संबंधित है।
जो पंचायती राज की व्यवस्था है इसके अंतर्गत जो विषय दिए गए हैं 29 विषय, इनका वर्णन किया गया है 11वीं अनुसूची में। ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में। याद रखिएगा, जो पंचायती राज के 29 विषय का उल्लेख मिलता है उसे जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, जहां पर पंचायती राज में वर्णित 29 विषयों का वर्णन किया गया है। इन विषयों पर विस्तृत चर्चा हम करेंगे हमारे पंचायती राज के अध्याय में। अभी सिर्फ यह याद रखिए कि इसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया है जो कि पंचायती राज से संबंधित हैं और ये 11वीं अनुसूची में वर्णित है। इसी प्रकार जो 12वीं अनुसूची है इसे भी 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन इसमें नगरीय निकाय स्थानीय स्वशासन, जो कि आपकी नगर पालिका नगर निगम होती है, नगरीय निकाय स्थानीय स्वशासन, उनका वर्णन किया गया है। उस पे वर्णित 18 जो विषय हैं जो कि नगरीय निकाय को दिए गए हैं उनका वर्णन किया गया, उन 18 विषयों का वर्णन किया गया है और इस अनुसूची को जोड़ा गया था 1992 में 74वां संविधान संशोधन करके। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारी 12वीं अनुसूची को हमारी अनुसूचियों के क्रम में शामिल किया गया था। इस प्रकार ये जो अनुसूचियां हैं संविधान में जो वर्णित है उनकी संख्या 12 है। मूल संविधान में इनकी संख्या 8 थी और इनमें जो संशोधन हुए ये कब कब किए गए हैं और ये इनका विषय क्या क्या है ये मैंने आपको आज के वीडियो में बताया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो आप तक सीधा पहुंचे। इसके अलावा आप यदि इससे कुछ समस्या उत्पन्न होती है किसी विषय पर, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया है, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू।